हुसैन ने वेस्ट बैंक पर मार्शल लॉ लागू कर दिया। उनको डर था कि गम और गुस्से का शिकार फिलिस्तीनी उनका तख्ता न पलट दे। उन्हें डर ये भी सता रहा था कि उनकी सेना में नासिर समर्थकों की संख्या न बढ़ जाए, उनके खिलाफ विद्रोह न हो, गद्दी बचाना चाहते थे। और उनको ये पता था कि इजराइल वेस्ट बैंक पर कब्जा करेगा। लेकिन इसी बीच सोवियत संघ की एंट्री होती, क्योंकि वो इजराइल को परमाणु शक्ति संपन्न होता देख नहीं सकता था। इसलिए उसने इस युद्ध में एंट्री दी और मिस्र की मदद करनी चाहिए, यहाँ तक कि उसको अपनी सेना भी देने का वादा किया, क्योंकि इसी बहाने से वो अमेरिका को टारगेट करना चाहता था। क्योंकि अमेरिका इसी में उलझी रही है, ऐसा उसको लगता था। और आपने देखा होगा अमेरिका को वियतनाम में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। लेकिन इन दोनों को भड़काने की क्या जरूरत थी? नहीं, पहले से ही भड़के हुए थे। उधर सोवियत संघ के भड़काने पर अमीर अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आदेश दे दिए। अब चीफ अनवर अल कादी ने बताया कि अपनी आधी से ज्यादा सेना तो यमन में है और यमन में युद्ध लड़ रही है, और उसका इजराइल के साथ युद्ध लड़ना नामुमकिन है, वो हो नहीं सकता। इस पर आमिर ने बताया कि हमें युद्ध लड़ना नहीं है, सिर्फ शक्ति प्रदर्शन करना है। लेकिन उधर इजराइल युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार था। लेकिन इधर क्या चल रहा था? सिर्फ शक्ति प्रदर्शन। उधर नासिर ने मिस्र और इजराइल के बीच की सीमा पर तैनात अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों को निकाल दिया और अपनी सेना वहां पर तैनात की। उसे लगा कि इजराइल इससे डर जाएगा और हमला करेगा, लेकिन इजराइल ने कुछ नहीं किया। इजराइल चुपचाप बैठा रहा। तो उसने उसके बाद अपने पसंदीदा रेडियो स्टेशन, जिसका नाम था फैल्यूम अल अरब, उससे उसने इजराइल के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। और साथ ही तेहरान के रास्ते से इजराइल के जहाज़ों का आना जाना बंद कर दिया। सिनाई रेगिस्तान में भाषण देते वक्त नासिर ने कहा, अगर इजराइल हमें युद्ध के लिए धमकी देता है तो हम उसका स्वागत करेंगे। और उसकी आधुनिक लड़ाकू विमान और पायलटों के बीच की तस्वीर खूब वायरल हुई। नासिर को एक मसीहा समझने लगी। पूरे अरब वर्ल्ड में नासिर का एक अलग ही नाम हो गया। उसके साथ ही उसने चल डमरू का रास्ता बंद करके इजराइल को और उकसा दिया। और उसी के साथ इजराइल के प्रधानमंत्री लेवी एशकोल ने अपने सैनिकों को सीमा पर भेज दिया। 50 साल तक के उम्र के 2,50,000 सैनिक और अर्धबल सैनिक मैदान में उतर गया। इजराइल इस बार अमेरिका को अपने फेवर में रखना चाहता था, क्योंकि वो चाहता था कि पिछली बार 1956 में इजराइल ने ब्रिटेन और फ्रांस के साथ मिलकर गुप्त संयुक्त करार किया था, और इसीलिए अमेरिका उस पर खासा नाराज था। लेकिन इस बार वो अमेरिका को अपने फेवर में रखना चाहता था। इजराइल चाहता था कि अमेरिका अपने फेवर में रहे, इसलिए वो उसे समझाने गया था। लेकिन अमेरिका ने साफ साफ शब्दों में बोला कि इजराइल पहले गोली नहीं चलाएगा। अब इजराइल, लेकिन उधर अमेरिका ने साथ में ये भरोसा भी दिया कि चल डमरू खोलने में हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन इजरायली सेना युद्ध के लिए तैयार थी, लेकिन राजनीतिक देरी की वजह से वो परेशान थी। उधर नासर पूरे अरब दुनिया में एक वर्ल्ड लीडर बन चुका था, अरब दुनिया का एक लीडर बन चुका था। सारे लोग उसे एक मसीहा के तौर पर देख रहे थे। लेकिन क्या पता आगे चलते हुए सबको मौत के जाल में फंसा रहा था। और नासिर के बड़े बड़े वादे जॉर्डन के शाह हुसैन को अच्छे से पता था कि नासिर ये बड़े बड़े वादे कर रहा है, इससे कुछ होने वाला है नहीं, हम युद्ध हारने वाले। ये शाह हुसैन को पहले से ही पता था, और उसको ये भी पता था कि इसी बहाने से इजराइल वेस्ट बैंक पर कब्जा करेगा। लेकिन उधर
लेवी एशकॉल ने एक भाषण करते वक्त उनकी जबान लड़खड़ाई और इसी का फायदा उठाते हुए उनके साथी कमांडरों ने उनको बहुत अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। और साथ ही जनरल एरियल शेरॉन ने कहा, हम अपना सबसे बड़ा हथियार खो चुके हैं। और वो कौन सा है? हमारा डर। उनको इतना अपमान सहना पड़ा कि उनकी तुलना उन यहूदी से की जो कि नाजियों के अत्याचार के खिलाफ खड़े हो गए थे। उनके पास 2 पद थे, एक पंत प्रधान और रक्षा मंत्रालय। उनको रक्षा मंत्रालय का अपना पद त्यागना पड़ा और उधर एंट्री होती है मुशोडाइन की। मुशोडाइन वही है जो हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहता था, जो जंग के लिए कभी भी तैयारी रहता था। उधर अमेरिका ब्रिटेन जलडमरू का विवाद सुलझाने में इसराइल की मदद करने के लिए तैयार था, लेकिन उसे डर था अगर हम ये विवाद सुलझाने में नाकाम रहे तो नासिर के लिए बड़ी जीत होगी। इसराइल के मोसाद के प्रमुख आमिर मीट एक नकली पासपोर्ट बनाकर अमेरिका राष्ट्रपति से मिलने पहुंच गए और उन्हें सब कुछ बता दिया। और अगर युद्ध टला जाता है तो हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी, क्योंकि आधे से ज्यादा 50 साल उम्र के लोग युद्ध में खड़े थे। लेकिन अमेरिका ने कहा, देरी बरतने का आदेश दिया। तो आमिर मीट पहली फ्लाइट से रिटर्न इजराइल आए और आते ही लेवी एशकॉल से मिले और उधर युद्ध करने के लिए सलाह दी। लेकिन अबे एराम जो इजरायली राजदूत थे, उनका मानना था कि युद्ध 1 सप्ताह के लिए रोक दिया जाए। लेकिन यहाँ मोशे डायन कहते हैं इससे सहमत नहीं होते। मोशे डायन इससे सहमत नहीं होते। वो बोलते हैं 7 दिन, अगर 7 दिन हम रुक गए तो हजारों लोग मारे जाएंगे। इसकी जवाबदेही कौन देगा? युद्ध हमें अभी करना चाहिए। और इजराइल के युद्ध के बारे में क्या बताएं? वो दुश्मनों को सांस लेने तक का मौका नहीं देता। उस दिन 5 जून सुबह 7:40 पर तेल अवीव में रक्षा मंत्रालय के कार्यालय में प्रत्येक व्यक्ति सांस रोककर बैठा था। उनको पता था युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है और इजरायली युद्ध विमानों की क्या बात करे। अगर वो बमबारी शुरू कर दे तो उनका निशाना अचूक था। वो कोई भी बम गलत दिशा में नहीं डालने वाले थे, वो सही निशाने पर ही जाने वाला था। अरब वायुसेना की ओर युद्ध की शुरुआत होते ही उन्होंने मिस्र के वायुसेना के अड्डों पर बम गिराना शुरू कर दिया और वो पूरी तरह से नष्ट कर दिए। इजरायली वायुसेना की इन हमलों की तैयारी कई वर्षों से की थी। इसका टारगेट तैयार था। जासूसों विमानों की मदद से उन्होंने पहले ही ब्लूप्रिंट तैयार कर लिए थे। मिस्र और अन्य देशों में विपरीत इजराइल ने अपनी पूरी तैयारी की थी। उन्होंने मिस्र, जॉर्डन, सीरिया के हवाई अड्डे को पूरी तरह नष्ट कर दिया। लेकिन इसके लिए उन्होंने सैकड़ों जासूसों को तैनात कर दिया था, एक सिस्टम बना लिया था। और इसी सिस्टम के तहत उन्होंने अपने पायलटों के पास टारगेट की एक किताब दी थी, जिसमें उनकी लोकेशन और सुरक्षा संबंधी मौजूद सारी जानकारी थी। गोलीबारी के दौरान उन्होंने रेडियो कॉल सुनकर बड़े बड़े कमांडरों की आवाज को पहचानने की एक सिस्टम भी तैयार कर ली थी। और फील्ड मार्शल आमिर और मिस्र का सैन्य शीर्ष नेतृत्व बीर तमादा के हवाई अड्डे पर बैठक कर रहे थे। इनका सत्र शुरू ही होने वाला था, तब तक इजराइल ने उन पर बम गिराना शुरू कर दिया। फौजी जनरल इतने हैरान रह गए कि उनके मन में आने से पहले ही इजराइल ने हमला कर दिया। आमिर अपना जहाज उड़ाने में सफल तो हो गए, लेकिन उतारे कहा उनको पता नहीं था, क्योंकि अब तक पूरी तरह इजराइल ने पूरे हवाई अड्डे तहस नहस कर रहे थे। उधर तेल अवीव से अजरबैजान इतने खुश हो गए कि उन्होंने अपनी पत्नी को फोन करके कहा कि हम लड़ाई जीत गए। लेकिन उस दिन इजराइल में जॉर्डन और सीरिया के सैन्य ज्यादातर हवाई अड्डे नष्ट किए। आसमान पर इजराइल का कब्जा था, लेकिन इजराइल ने शाह हुसैन को युद्ध में
न आने की चेतावनी दी थी, लेकिन शाह हुसैन ने वो बात मानी नहीं। लेकिन गठबंधन के होते हुए भी उसको पता था कि इजराइल ये युद्ध जीतेगा। दक्षिण में इजराइल की जमीनी सेना सिनाई में तेजी से आगे बढ़ रही थी। उधर मिस्र की सेना भी बहादुरी से लड़ रही थी, लेकिन वो इजराइल के सैनिक की तरह प्रशिक्षित नहीं थी, लचीली भी नहीं थी, फुर्तीली तो हो ही नहीं सकती। कोहरा के सेना मुख्यालय के कमांडर डरे हुए थे। जनरल सलाउद्दीन मान चुके थे कि हम युद्ध आधा तो हार चुके हैं, और यह मिस्र के लिए सबसे खराब हार थी। लेकिन बाहर सड़कों पर लोग जश्न मना रहे थे। सत्तारूढ़ पार्टी बसें मुहैया करके शहर शहर पर लोगों को बुला रही थी। लोग शहर में जाकर पार्टियां मना रहे थे। वॉइस ऑफ अरब खबरों का एक अविश्वसनीय स्रोत था और वो लोगों में भ्रम फैला रहा था। रात 8:17 पर वो खबर दे रहा था कि 86 इजरायली विमान मार गिरा है और मिस्र के टैंक इजराइल में घुस गए। लेकिन बात उसके उल्टी थी। इसलिए अहमद ने पूछा वहां के लेकिन इसके बारे में जनरल महमूद अगी पढ़ते खबरें को देखकर ये खबरें सुनकर वो अचंभित रह गए। उन्होंने अहमद से पूछा, उन्होंने ये झूठ क्यों बोला? उन्होंने अपने बचाव में आप लोगों से लड़ने के लिए कह रहे थे, डांस करने के लिए नहीं। हम समझ सकते हैं कि प्रसारण हमारा सबसे बड़ा शक्तिशाली हथियार है। हमारे कई श्रोता अनपढ़ है, इसलिए रेडियो उन तक पहुंच का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। और इसी वजह से इजराइल की जीत हुई और नासिर के घमंड ने पूरे अरब वर्ल्ड को हरा दिया। और 1967 में जब हार गए तो नासिर और अमीर अपने आवास पर लौट गए और लौटते ही अनवर साद ने बतौर राष्ट्रपति इजराइल के साथ ऐतिहासिक समझौता। लेकिन इन 5 दिनों में इजराइल ने मिस्र, जॉर्डन, सीरिया की सेनाओं को उखाड़ फेंका। उसने मिस्र से गाजा पट्टी और सिनाई, सीरिया से गोलान पहाड़ी और जॉर्डन से वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम के इलाकों को भी छीन लिया। 2 साल में पहली बार यहूदी के पवित्र स्थान यरूशलेम पर यहूदियों का कब्जा था। और इसका कारण कौन बना? नासिर, जो जॉर्डन के शाह हुसैन को पहले से ही पता था हम हारने वाले हैं। अगर वो उनकी बात सुन लेता तो आज बात ही कुछ अलग थी। आज ये सब प्रदेश उनके पास ही रहते। लेकिन उसके बाद फिलिस्तीनियों को बड़े पैमाने पर यहाँ से बेदखल होना पड़ा। उनकी हत्याएं भी हुई, लेकिन 1948 जैसा मंजर नहीं था। फील्ड मार्शल आमिर की मौत रहस्यमय परिस्थिति में हुई। उनके परिवार का कहना था कि उन्हें जहर दे दिया गया। जॉर्डन के शाह महमूद ने पूर्वी यरूशलेम को खो दिया, लेकिन उनकी सत्ता बनी रही। उन्होंने इजराइल के साथ गुप्तवार्ता जारी रखी और दोनों देशों ने 1994 में शांति समझौता कर लिया। सीरिया की वायुसेना कमांडर ने 1970 में